यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। नाउ डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फोर्स है, एक्सेलरेशन है, काइनेमेटिक्स को समझने के लिए, डायनामिक्स को समझने के लिए, उसी तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल के टॉपिक को समझने के लिए फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन की, जिसको हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। यह है वेक्टर क्वांटिटी है, और डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, p का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, वो चार्ज इनटू दोनों चार्जेस के, ये दो डायपोल मोमेंट में जो चार्जेस होते हैं उनमें से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। नाउ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में कंसीडर किया जाता है, -2 प्लस चार्ज की तरफ कंसीडर किया जाता है। नाउ डायपोल मोमेंट जो p है इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे? चार्ज की यूनिट होती है कूलम और डिस्टेंस की होती है मीटर, तो कूलम इनटू मीटर, ये इसकी यूनिट हो गई। नाउ डायपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। अभी हम उसके डेरिवेशन नहीं डिस्कस कर रहे, पहले एप्लीकेशन पार्ट पर आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, पहला टॉपिक हमने ये डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स एक्सिस इसके बराबर होता है 2kp अपॉन r³ के बराबर। k तो आप जानते हैं क्या होता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर जो ये फॉर्मूला आ रहा है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट यहां दोनों का प्लस साइन है, मतलब p और e का डायरेक्शन एक्सिस पर सेम होता है। जिधर e होता है उसी डायरेक्शन में p होता है एक्सिस पर। जबकि इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, इसमें यहां माइनस आ रहा है, और माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि p और e का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, उनके बीच में एंगल 180 है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो एक तो डिफरेंस दोनों फॉर्मूलों में ये हुआ। देखिए ये -q चार्ज, ये +q चार्ज, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो इधर ही होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब ये जो एक्सिस है, अगर यहाँ एक्सिस पर हम एक पॉइंट कंसीडर करें a, तो इस a पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये a पॉइंट कहां पर है? एक्सिस पर है, और एक्सिस पर e और p बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अब p तो इधर है ही सही, तो e भी इसी डायरेक्शन में होगा, एक्सिस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, और एक्सिस पर ये पॉइंट इधर लोगे ना यहां पर, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। इस पूरी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आर सेम। पहला रिजल्ट हमारा ये आया। दूसरा, अब इसमें स्मॉल आर का मतलब क्या है इस फॉर्मूले में? जो डायपोल का मिड पॉइंट है, डायपोल का जो मिड पॉइंट है उससे इस पॉइंट की डिस्टेंस है। जिस पॉइंट पर मुझे इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट की डायपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस है। और जनरली तो ये जो डिस्टेंस r होती है ना, इट इज वेरी वेरी लार्ज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ और लेंथ ऑफ द डायपोल। जो डायपोल की लेंथ होती है, मैंने पहले ही बताया था कि इट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो जो डिस्टेंस है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है, दैट शुड बी वेरी वेरी लार्ज विद रेस्पेक्ट टू d। ये हमारी कंडीशन है। अब सेकंड पॉइंट, इस डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन ये हुई। अब इस इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में साइन माइनस है, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो डायपोल मोमेंट तो इस डायरेक्शन में, तो इस पूरी लाइन पर अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो उसका डायरेक्शन इधर आएगा। तो इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, तो ये इन फॉर्मूलों का मीनिंग है। डेरिवेशन अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और ये सारे फॉर्मूले तब काम करते हैं जब ये कंडीशन हो, मतलब जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, दैट शुड बी वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ डायपोल। इस d का मतलब है लेंथ ऑफ डायपोल, d का मीनिंग है यहाँ पर लेंथ ऑफ डायपोल।
अब देखिए ये दो डायपोल हैं, इस तरह से रखे हुए हैं। पहले वाले डायपोल का डायपोल मोमेंट P1 है, दूसरा डायपोल यहाँ रखा हुआ है, इसका डायरेक्शन इधर और इसको P2, और दोनों डायपोल के बीच का सेपरेशन स्मॉल r है। तो इन दोनों डायपोल का जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, क्या होगा। कैलकुलेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ द टू डायपोल्स। अब देखिए यहाँ मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो इस पहले वाले डायपोल के लिए ये पॉइंट कहाँ पर लोकेटेड है, इसके एक्सेस पर या इक्वेटोरियल लाइन। ये पहला डायपोल ऐसे रखा हुआ, डायपोल मोमेंट ये है, तो ये इसकी एक्सेस है ना, तो एक्सेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। तो फर्स्ट वाले डायपोल के लिए यह पॉइंट एक्सेस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। और सेकंड वाला डायपोल ऐसे रखा हुआ है, मतलब इसका माइनस क्यू चार्ज इधर प्लस क्यू चार्ज ये, तो ये तो इसकी सेकंड वाले की एक्सेस हो गई, तो ये वाली इक्वेटोरियल लाइन हो गई। तो सेकंड डायपोल इस तरह से रखा हुआ है, तो इसके लिए पॉइंट कहां पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर। और इक्वेटोरियल लाइन पर P और E का डायरेक्शन अपोजिट होता है। इस सेकंड वाले डायपोल का P ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पर इसके कारण नीचे की तरफ होगा E2। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इनके बीच एंगल कितना है 90, और 90 डिग्री होता है, तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब E1 E2 की वैल्यू लिखूंगा मैग्नीट्यूड में। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेस पर कितना था 2 kP/r3, यही था ना, लेकिन यहां r की जगह r1 लिख दूं, और r1 का मीनिंग क्या है इसमें, r1 का मतलब इस डायपोल से इस मिड पॉइंट की डिस्टेंस है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और टोटल डिस्टेंस मुझे r दे रखी है, तो r1 किसकी इक्वल होगी, r1 को मैं लिख सकता हूं यहां r/2, तो E1 इस तरह से आ जाएगा। अब E2 इस सेकंड डायपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन है, और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है kP/r3, यही होगा ना। इक्वेटोरियल लाइन पर 2 का फैक्टर नहीं आता, मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसमें आगे माइनस लगाया था, लेकिन माइनस तब लिखेंगे जब हम इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। अभी हम केवल इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, माइनस साइन को हमने यहाँ डायरेक्शन को इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस साइन के कारण ही इस E2 वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने डाउनवर्ड कंसीडर किया है, तो ये इसका मतलब हो गया। अब इसमें E1 E2 की वैल्यू नॉन है, R1 नॉन है, यहाँ रखकर सॉल्व कर लेंगे, तो ये अपना आंसर होगा। अब देखिए 3 पॉइंट चार्जेस हैं जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पर रखे हुए हैं। अब मुझे इस 3 चार्जेस से मिलकर जितने भी डायपोल बनेंगे 1 2 3 4, उन सारे डायपोल का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, क्या होगा। कैलकुलेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। Calculate resultant electric dipole moment of given system of point charges। अब देखिए इसको हम डायपोल में तो क्या होता है, 2 पॉइंट चार्ज होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड। अब क्या इन दोनों को हम एक डायपोल मान सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अपोजिट नहीं है। ऐसे ही इन दोनों को भी डायपोल नहीं मान सकते, क्योंकि साइन तो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। तो यहाँ इन तीन चार्ज में से कोई भी दो चार्ज को हम डाइपोल नहीं कंसीडर कर सकते। तो इसका आंसर निकालने के लिए ये +2q चार्ज है, इसको ऐसे लिखते हैं +q और +q। +2q चार्ज के दो टुकड़े हम कंसीडर कर लेते हैं। अब ये वाला एक जो टुकड़ा है इससे एक डाइपोल बन जाएगा, ये टुकड़ा जो है इसका एक डाइपोल बन गया। और इस वाले पीस ऑफ डाइपोल का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की तरफ, तो इस वाले डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, इसको बोल देता हूं P1। और इसी तरह से ये +q और ये -q से भी एक डाइपोल बन गया और इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा P2। तो P1 और P2 का हमने डायरेक्शन देख लिया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए मैं P1 और P2 का मैग्नीट्यूड बराबर लिखूंगा और कितना होगा 4 इंटू दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन। नाउ इनका रिजल्टेंट निकालना है। एक डाइपोल मोमेंट तो इधर है P1 और दूसरा इधर है P2, यही है ना डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। या ऐसे समझ लो, इसका दूसरा डायग्राम बना देते हैं हम, ऐसे समझ, ये तो P1 है और ये P2 है और इक्वेटोरियल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होता है 60। तो इन दोनों डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल भी 60 डिग्री है। इन दोनों डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल भी 60 डिग्री है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है। ये भी P है और ये भी P है। अब दो वेक्टर अगर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, दो वेक्टर, हम एक थ्योरम जानते हैं, कंसेप्ट जानते हैं कि दो वेक्टर है A एंड A। अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इसके बराबर होता है और ये इधर ही होता है। और ये कैसे निकाला? ये एंगल θ/2 होगा। भाई दोनों वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो इनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर की तरफ जाएगा। तो ये एंगल θ/2, ये भी θ/2। अब इस A का अगर इस लाइन के अलावा कंपोनेंट करूंगा तो जिस लाइन किसके साथ एंगल होता है उधर कंपोनेंट में cos आता है, तो A का इधर कंपोनेंट आएगा A cos θ/2। इसी तरह से इस A का भी इधर आएगा A cos θ/2। तो टोटल हो गया 2A cos θ/2 के बराबर। तो अब यहां इनका रिजल्टेंट एंगल बाइसेक्टर में इधर की तरफ आएगा और वो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 2P cos 30 डिग्री। अब P की वैल्यू यहां लिख देते हैं Q इंटू D और cos 30 होता है √3/2। तो ये अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट हमने डायपोल के एक्सिस पर कंसीडर किया, दूसरा पॉइंट डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर कंसीडर किया। तो और दोनों पॉइंट की डायपोल से डिस्टेंस अगर बराबर है तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन फॉर डायपोल। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस एंड डायपोल इक्वेटोरियल लाइन इफ डिस्टेंसेस आर सेम। तो अब डिस्टेंसेस आर सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है एक्सिस पर तो ये होता है 2kp/r³ और इक्वेटोरियल लाइन पर kp/r³। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नीट्यूड में 2 नहीं आता और एक्सिस पर 2 आता है। और ये अभी क्वेश्चन में कहा है कि एक्सिस पर जो पॉइंट लिया है और इक्वेटोरियल लाइन पर जो पॉइंट लिया है उसकी डायपोल से डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ r और यहाँ r सेम है। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है तो बहुत आसानी से आ जाएगा। बताओ आंसर क्या है बच्चों? यस, आंसर 2।
अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस एंड इक्वेटोरियल लाइन आर सेम। अब दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो दोनों की डायपोल के से डिस्टेंस बराबर नहीं हो सकती। तो एक्सिस वाले पॉइंट की डायपोल से डिस्टेंस r1 है और इक्वेटोरियल वाले पॉइंट की डायपोल से डिस्टेंस r2 है। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ r1 r2? हमें r1 r2 का रेशियो बताना है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम इन मैग्नीट्यूड ऑन एक्सिस एंड इक्वेटोरियल लाइन। देखो एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, इक्वेटोरियल लाइन पर ये होता है, बस दोनों को इक्वल कर दिया। अब इससे r1 r2 का रेशियो आसानी से आ जाएगा। r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू क्या आया, 2 की पावर 1/3। तो ये अपना आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के कारण किसी एक जनरल पॉइंट पर, अभी तक हमने दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था, अगर पॉइंट एक्सेस पर हो और दूसरा केस था इक्वेटोरियल लाइन पर हो। अब लेकिन पॉइंट इन दोनों में से किसी पॉइंट पर है ही नहीं, जनरल है, इनके बीच में किसी रीजन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझते हैं। देखो ये तो डायपोल की एक्सिस थी, ये इक्वेटोरियल लाइन पर थी। अब इक्वेटोरियल और एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख गए, लेकिन मान लो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम पॉइंट पर निकालना हो इस डायपोल के कारण, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि डायपोल के कारण किसी जनरल पॉइंट पर, अब इस जनरल पॉइंट के लिए ऐसे कुछ दे रखा होता है, इस जनरल पॉइंट की डायपोल से डिस्टेंस r है। डायपोल से डिस्टेंस का मतलब डायपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस होती है। अब इस डायपोल के कारण मुझे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ए पॉइंट की डायपोल से डिस्टेंस स्मॉल r है, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये तो डायपोल मोमेंट है, तो ये वाला एंगल थीटा दे रखा है। और इसको हम ये भी कहते हैं डायपोल के कारण जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या r थीटा पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। r थीटा के टर्म में हम उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाते हैं ये। r थीटा जो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में हमें दे रखा है। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे उसको समझते हैं। अब देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? ये ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था इस डायपोल के कारण। और क्या है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के हम कंपोनेंट कर सकते हैं। तो हम ये जो डायपोल मोमेंट है इसके कंपोनेंट कर लेते हैं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब देखो इस डायपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट जो करूंगा ना, एक तो इसके अलोंग करूंगा या आर के अलोंग, तो इस डायपोल मोमेंट का आर के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा? अगर इस डायपोल मोमेंट का हम इधर की तरफ कंपोनेंट निकालें और एक कंपोनेंट में इधर निकालूंगा इस लाइन के अलोंग, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर रहे हैं किसी वेक्टर के। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट p इधर है। अब इसका दो कंपोनेंट करने हैं हमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और जिस लाइन के साथ एंगल होता है थीटा उधर cos में आता है और दूसरी तरफ sin में आता है। तो इस डायपोल मोमेंट का इस लाइन के साथ एंगल है, तो इधर तो कंपोनेंट आ जाएगा p cos थीटा और इधर आ जाएगा p sin थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? कंपोनेंट का मतलब हमारे पास एक p वेक्टर था, उसको हटाकर हमने दो नए वेक्टर बना लिए। अब इस p के कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा p cos थीटा और p sin थीटा के कारण अलग अलग निकालकर ऐड कर दें। तो हमारे पास एक डायपोल था, उसके हमने दो टुकड़े कर लिए, एक डायपोल का नाम हो गया p cos थीटा, दूसरे का हो गया p sin थीटा।
तो हमने इस एक डायपोल को दो टुकड़ों में तोड़ लिया। अब दो टुकड़ों में तोड़ने की क्या एडवांटेज होगी, हमारे जो अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े हैं एक्सेल और इक्वेटोरियल के, वो लग जाएंगे। कैसे, ये बताओ, ये ए पॉइंट इस वाले डायपोल P cos थीटा के लिए कहां पर लोकेटेड है। अगर P cos थीटा का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है तो ये वाला पॉइंट इस वाले डायपोल मोमेंट के लिए कहां पर है, एक्सिस पर है ना। और एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और P का डायरेक्शन सेम होता है, तो P के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दे देता हूं ER। और ER की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, बताओ। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल के कारण फॉर्मूला क्या था, एक्सिस वाले पॉइंट पर फॉर्मूला ये था ना 2kp/r³, ये फॉर्मूला था। अब लेकिन ये वाला पॉइंट एक्सिस पर है कौन से डायपोल के लिए, P cos थीटा के लिए, तो इस फॉर्मूले में P की जगह P cos थीटा लिख दो, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ER से बता रहा हूं, तो 2kp cos θ/r³, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस P cos थीटा वाले डायपोल को तो कंसीडर कर चुका, अब इस सेकंड डायपोल को कंसीडर करो P2 को। अब सेकंड वाला डायपोल है, इसका डायपोल मोमेंट इधर है और इसके परपेंडिकुलर लाइन पर ये तो निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो इक्वेटोरियल लाइन होगी ना इसके लिए। ये वाला जो पॉइंट ए है इस वाले डायपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन पर है, और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आया था, kp/r³। तो ये P2 वाला जो डायपोल है वो यहां लिखेंगे, और इस वाले और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, अपोजिट होता है ना, जिधर P है उसके अपोजिट, P नीचे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, मतलब इधर की तरफ आएगा इस डायग्राम में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम देते हैं Eθ, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब Eθ की वैल्यू निकालने के लिए P2 को किससे रिप्लेस करूंगा, ये P2 कौन सा है, P sin थीटा है, तो P2 की वैल्यू यहां लिखता हूं, तो Eθ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है kp sin θ/r³ आ गया। अब अगला रिजल्ट, यहां पर ये जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनका रिजल्टेंट किधर होगा, अगर मैं इनका रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालूं तो क्या होगा रिजल्टेंट, जैसे सपोज करो यहां पर इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, √ER² प्लस Eθ², रिजल्टेंट इसके इक्वल होगा ना। अब देखिए रिजल्टेंट ER² प्लस Eθ² है, ER और Eθ की वैल्यू यहां रखकर सॉल्व करूंगा तो क्या कॉमन आएगा, वो कॉमन ले लेते हैं kp/r³, और इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 3 cos² θ प्लस 1। ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। नाउ ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के वेक्टर के बीच में यहां कहीं आएगा। अब ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये वाला जो एंगल बना रहा है वो अल्फा बना रहा है, तो अब tan अल्फा क्या लिखूंगा, देखो tan अल्फा कैसे निकालेंगे, मैं यहां इन दो वेक्टर का एडिशन ये है तो इससे एक पैरेललोग्राम बना लूं, तो ये साइड पैरेलल है, तो tan अल्फा इस ट्रायंगल में निकालने के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, और परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड Eθ है और बेस में ER, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, Eθ/ER के बराबर। अब Eθ और ER की वैल्यू हमारे पास है ना, Eθ की वैल्यू तो क्या थी, kp sin θ/r³, और ER था 2kp cos θ/r³। इनको सॉल्व किया तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया tan अल्फा इसके इक्वल हमारे पास कैलकुलेट हुआ। अब देखिए tan अल्फा आने के बाद यहां ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया इधर आया और डायपोल मोमेंट ये है, तो फाई बराबर लिख सकता हूं थीटा प्लस अल्फा।
और फाई को बोलेंगे एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। अब देखो पी वेक्टर ये है, इसको यहां बनाता हूं एक बार, और ये पॉइंट था आर, ये पॉइंट था जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, ये एंगल थीटा था, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कहीं आया था, यही था ना, ये था। अब इसमें ये जो डायपोल मोमेंट P है इसका डायरेक्शन इधर है और ये एंगल थीटा ही होगा, ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये एंगल थीटा होगा। अब P इस डायरेक्शन में, E इस डायरेक्शन में, तो P और E के बीच का एंगल क्या होगा, अल्फा प्लस थीटा, तो उसको हमने फाई कहा है। तो फाई इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके बीच का एंगल जो है ये फाई के बराबर है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट समझोगे आसानी से तो कंपोनेंट करने से बहुत आसानी से ये काम हो जाता है। अब जैसे ये एंगल, ये जो फाई एंगल है, ये बताओ इक्वेटोरियल लाइन पर कितना होगा, इक्वेटोरियल लाइन पर P और E के बीच का एंगल कितना था 180 और एक्सिस पर 0 डिग्री था। और एक्सिस क्या होता है, एक्सिस पर फाई की वैल्यू 0 डिग्री होती है, इक्वेटोरियल लाइन पर फाई होता है 180 डिग्री। अब हमें वो पोजीशन बतानी है, हमारा क्वेश्चन ये अगला है, थीटा की वो पोजीशन बताओ जहां फाई 90 डिग्री होगा, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डायपोल मोमेंट, देन फाइंड थीटा। Resultant electric field is perpendicular to dipole moment, then find theta। तो अब सॉल्यूशन इसका क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, फाई को मैंने कितना दे रखा है क्वेश्चन में 90, तो थीटा प्लस अल्फा हमें 90 डिग्री दे रखा है, तो अब अल्फा को क्या लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा। अब यहां की ये फॉर्मूला इसमें वैल्यू रख देते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, ना इसको सॉल्व करेंगे तो यह ये अपना आंसर कैलकुलेट हुआ। अपने डाउट्स डिस्कशन करने के लिए, कोई थ्योरी में समझ में नहीं आया हो, मैं जो कुछ प्रॉब्लम्स देता हूँ वो सब इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।